Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steels, Steel का बादशाह. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है. तो आज डिकोड की शुरुआत को 1 साल पूरा हो चुका है, इसलिए आज हम सबसे पहले इस शो की कामयाबी के लिए आप सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहते हैं. तो आइए आज की खबरों को सबसे पहले डिकोड करते हैं. आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि धार की भोजशाला कोई मस्जिद नहीं बल्कि देवी सरस्वती का मंदिर है. भोजशाला पर पिछले 500 वर्षों से विवाद चल रहा था और वर्ष 1514 में एक मुस्लिम सुल्तान ने यहां पर हमला करके इस मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवा दी थी. लेकिन आज हाईकोर्ट ने कहा कि भोजशाला में अब सिर्फ हिंदुओं को पूजा का अधिकार होगा और मुसलमान यहां पर नमाज नहीं अदा कर पाएंगे. इस फैसले में अयोध्या के राम मंदिर के फैसले को भी आधार बनाया गया. ये मामला पिछले 39 वर्षों से अदालत में है. तो क्या अब वो समय आ गया है कि इस तरह के जितने भी मामले हैं उनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक तरीके से की जाए. आज देश भर में पेट्रोल और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगे हो गए हैं, लेकिन इस बार आम जनता नाराज नहीं है, बल्कि वो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि तेल की कीमतों को बढ़ाना सरकार की मजबूरी है और लोगों की यही समझदारी विपक्ष के लिए एक बहुत बुरी खबर है. और डिकोड को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है. पिछले साल आज ही के दिन यानी 15 मई को हमने डिकोड का पहला एपिसोड आपके सामने पेश किया था. इस 1 साल में डिकोड को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर 140 करोड़ व्यूज मिले हैं और ये हमारे टोटल डिजिटल व्यूज हैं. आज विश्व परिवार दिवस है और इस मौके पर हम आपके और हमारे इस परिवार के बारे में आपके साथ बात करेंगे और कोशिश करेंगे, कामना करेंगे कि हमारा और आपका ये रिश्ता, हमारा और आपका ये परिवार ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और हमारा रिश्ता मजबूत होता रहे. लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर माना है. लगभग 512 वर्षों से भोजशाला को लेकर एक विवाद चल रहा था और 39 वर्षों से इस मामले पर भारत की अदालत में सुनवाई हो रही थी. लेकिन आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह भोजशाला असल में देवी सरस्वती यानी वाग देवी का मंदिर है. असल में भोजशाला मध्य प्रदेश के धार शहर में एक ऐतिहासिक और विवादित धार्मिक स्थल है. ये नाम परमार वंश के राजा भोज के नाम पर पड़ा है, जो 11वीं शताब्दी यानी लगभग 1000 वर्ष पहले यहाँ पर शासन करते थे. भोजशाला में भोज का मतलब राजा भोज से है और शाला का मतलब होता है शिक्षा का केंद्र. आसान भाषा में कहें तो भोजशाला राजा भोज का शिक्षा और संस्कृत के अध्ययन का एक केंद्र था. वर्ष 1514 में मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी ने यहां पर हमला करके कमाल मौला के नाम से एक मस्जिद और एक मकबरा बना दिया, जिसके बाद यहां पर यह विवाद शुरू हो गया. अब 5 पॉइंट्स में आपको बताते हैं कि हाई कोर्ट ने आज क्या कहा है, हाई कोर्ट का फैसला क्या है. पहला, अब भोजशाला में सिर्फ हिंदुओं को पूजा का अधिकार होगा. दूसरा, मुसलमान अब यहां पर नमाज अदा नहीं कर सकेंगे. तीसरा, कोर्ट ने कहा कि भोजशाला में सरस्वती मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र के सबूत मिले हैं. चौथा, कोर्ट ने इस केस की सुनवाई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के सर्वे के साथ ऐतिहासिक तथ्यों और अयोध्या केस को भी एक आधार माना है, अयोध्या में जो राम मंदिर का मामला था. और पांचवा, मुस्लिम पक्ष अगर अपनी अलग मस्जिद बनाने के लिए कोई अलग से जमीन चाहते हैं तो सरकार इस पर विचार कर सकती है. आज हाईकोर्ट ने 2 पुराने फैसलों को भी खारिज कर दिया. पहला है वर्ष 1935 का धार रियासत का वो आदेश
जिसमें इस भोजशाला परिसर को मस्जिद माना गया था और इसे मुसलमानों को सौंप दिया गया था। आज से ये फैसला खत्म। और दूसरा, वर्ष 2003 का एएसआई का वो आदेश जिसमें हिंदुओं को भोजशाला में हर मंगलवार को पूजा करने और मुसलमानों को हर शुक्रवार को यहां पर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी, आज से ये भी बंद। आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। भोजशाला पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के अपने अपने दावे रहे हैं, ये दोनों ही अपने दावे करते रहे हैं। हिंदू पक्ष इसे देवी सरस्वती का मंदिर मानता रहा है, जबकि मुसलमान इसे कमाल मौला की मस्जिद बताते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने 242 पन्ने के फैसले के पेज नंबर 240 पर लिखा है कि ऐतिहासिक तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विवादित जगह असल में एक भोजशाला थी, जिसका संबंध परमार वंश के राजा भोज के दौर से था। भोजशाला कभी संस्कृत शिक्षा का एक केंद्र हुआ करता था। राजा भोज के काल में धार में देवी सरस्वती के एक मंदिर का अस्तित्व भी यहां पर था। इस फैसले के बाद भोजशाला के आसपास सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं और इस पूरे परिसर को अभी बंद कर दिया गया है। हिंदू पक्ष इस फैसले का स्वागत कर रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। मुस्लिम पक्ष इस फैसले को मानने के लिए अभी तैयार नहीं है। हमें यकीन था कि फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा और अभी देखते हैं, समीक्षा करते हैं क्या होता है। अगर खिलाफ लगेगा तो माननीय हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील जरूर करेंगे जो हमारे खिलाफ हुआ। अमन चैन यहाँ पर कायम है, अमन चैन से सब लोग रहें और ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और यकीनन फर्स्ट बार में इस आदेश पर जरूर स्टे होगा। अब हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की है, जिसे कानूनी भाषा में कैविएट कहते हैं। इस याचिका में मांग की गई है कि हाईकोर्ट के फैसले पर कोई भी आदेश देने से पहले हिंदू पक्ष को भी सुना जाए। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इस फैसले को पलट देगा। ओवैसी ने कहा है कि इस फैसले में और बाबरी मस्जिद के फैसले में काफी समानताएं दिखाई देती हैं। एक और वजह है ये फैसला जो एरोनियस और गलत है। मुस्लिम साइड ने ये आर्ग्यू किया था कि जो पीआईएल दाखिल की गई थी, रिट पिटीशन में उन्होंने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उठाए। कोर्ट एक ऑर्डर पास नहीं कर सकता डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल के ऊपर। और एक और बात जो आपको समझने की जरूरत है कि ऑलरेडी एक सिविल डिस्प्यूट केस चल रहा है टाइटल का, उसको भी कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। अब देखिए, इस केस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा एएसआई का सर्वे, और इसी सर्वे से अदालत में यह बात साबित हो गई कि भोजशाला वाकई में एक मंदिर है, मस्जिद नहीं है। दरअसल हाईकोर्ट ने मार्च 2023 में एएसआई को भोजशाला का एक सर्वे करने का आदेश दिया था। एएसआई ने लगभग 3 महीने तक एक वैज्ञानिक सर्वे किया, जिसमें भोजशाला की दीवारों, वहां के स्तंभ, फर्श और छत की जांच की गई और यहां पर खुदाई भी की गई। खुदाई के दौरान लगभग 4 से 5 मीटर नीचे एक ऐसा विशाल ढांचा मिला जो पहले से मौजूद एक मंदिर के अवशेषों से बना हुआ था,
मंदिर के अवशेषों के ऊपर बना था और वो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना यानी परमार युग का मंदिर था। एएसआई को गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह और भैरव की 94 मूर्तियां और उनके टूटे हुए हिस्से भी यहां पर मिले। साथ ही यहां पर शेर, हाथी, घोड़ा, सांप और कछुआ जैसी पौराणिक आकृतियां भी मिली जो अक्सर मंदिरों में देखी जाती हैं। ऐसी आकृतियां किसी भी मस्जिद में नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण सबूत वो दस्तावेज थे जो परमार राजाओं से जुड़े साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथों में मिले हैं। एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 1875 में भोजशाला में खुदाई के दौरान सरस्वती की एक मूर्ति मिली थी जिसे अंग्रेज अपने साथ ब्रिटेन ले गए थे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था हमारे देश में, तो वो इस मूर्ति को ब्रिटेन ले गए और सरस्वती की ये प्रतिमा तब से लेकर अब तक ब्रिटेन के एक म्यूजियम में रखी हुई है, जिसे इस मंदिर में होना चाहिए था। हिंदू पक्ष ने अदालत में यह भी अपील की है कि अब सरकार ये प्रतिमा वहां से लेकर आए और इसी मंदिर में उसे दोबारा से स्थापित किया जाए। अब आप ये देखिए कि 500 वर्षों में कैसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस भोजशाला यानी मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बना दी। अदालत में याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया था कि वर्ष 1034 में राजा भोज ने सरस्वती की पूजा और संस्कृत शिक्षा के लिए यह भोजशाला बनवाई थी। इसके बाद वर्ष 1305 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला पर हमला करके 1200 से ज्यादा छात्रों और शिक्षकों की हत्या करवा दी थी। यह याद रखिएगा आप, 1200 से ज्यादा छात्रों और शिक्षकों की हत्या यहां पर हुई और कभी आप तक ये बात पहुंचती ही नहीं। वर्ष 1401 में मालवा के सेनापति दिलावर खान ने इस मंदिर को मस्जिद में बदलने की कोशिश की, लेकिन तब वो सफल नहीं हो पाया। फिर इसके और बाद वर्ष 1514 में मालवा के सेनापति महमूद शाह खिलजी ने एक और हमला करके इस भोजशाला के बाहर की जमीन पर कमाल मौला के नाम से एक मस्जिद और मकबरा बनवा दिया। 12वीं शताब्दी यानी आज से लगभग 800 वर्ष पहले इस्लामिक आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के हमले के साथ ही भारत में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने का यह प्रचलन शुरू हुआ था। वर्ष 1026 में सोमनाथ मंदिर पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का पहला बड़ा हमला हुआ था। इसके 168 वर्ष के बाद वर्ष 1194 में काशी विश्वनाथ मंदिर पर पहला बड़ा हमला हुआ। इसके 334 वर्षों के बाद 1528 में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़कर यहां पर बाबरी मस्जिद बनाई गई और अगले 150 वर्षों में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को नष्ट किया गया। यह किसी एक मुस्लिम आक्रमणकारी की कहानी नहीं है, किसी एक आक्रमणकारी की बात नहीं है, बल्कि यह उस समय का एक पैटर्न था जिसमें हर आक्रमणकारी यही काम करता था, जिसे मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर और औरंगजेब जैसे बादशाहों ने हर बार अपने शासनकाल में अपनाया। इन सभी ने एक ही काम किया कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं उन्हें नष्ट करो और उनकी जगह पर मस्जिदें बनवा दो। इसीलिए अगर आप पूरे भारत में जहां जहां इन लोगों का शासन था, जहां जहां पर मुस्लिम आक्रमणकारी गए, आपको हर जगह यही चीज दिखाई देगी। मंदिरों को तोड़ा गया और उनके ऊपर मस्जिद बनाई गई और वो विवाद अब तक चल रहे हैं। ये हमले सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार किए गए। जैसे सोमनाथ मंदिर को एक बार नहीं बल्कि 17 बार तोड़ा गया। काशी विश्वनाथ मंदिर को 3 बार तोड़ा गया। ये सिर्फ भारत में ही नहीं ऐसा हुआ बल्कि आसपास के कई देशों में भी ऐसा ही हुआ है। हालांकि जो हिंदू आबादी थी, जो हिंदू थे, वो इस ऐतिहासिक अन्याय को पलटने के लिए आज भी कोर्ट का ही सहारा ले रहे हैं। उस समय भी हिंदुओं ने कोई हिंसा नहीं की थी और आज भी जो हिंदू हैं वो कानूनी तरीके से अदालत में जाकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने हिंसा नहीं की। ये हिंदू सड़कों पर नहीं उतरे और संवैधानिक तरीके से ये अपने अधिकार मांग रहे हैं। ये भी आज एक सोचने वाली बात है। जबकि अगर आप देखें तो जैसे ही भोजशाला पर हाईकोर्ट का ये आदेश आया है, आप देखेंगे हिंदू तो इसमें जश्न बना रहे हैं, वो खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हर बार जब ऐसा फैसला आता है तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी करनी पड़ती है। पुलिस को, सुरक्षा बलों को बुलाया जाता है
और चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा दिया जाता है। आज भी यही करना पड़ा। आप तस्वीरों में देखिए। ऐसा कैसे होता है कि अदालत में हाई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, राम जन्मभूमि के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, और जैसे ही यह फैसला आता है सरकार ये समझ जाती है कि अब दंगे हो सकते हैं, हिंसा फैल सकती है, और हर बार फैसले के बाद इसी प्रकार से बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को उस विवादित स्थल के आसपास तैनात किया जाता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि एक खास वर्ग यहां पर आकर हिंसा करेगा, क्योंकि उन्हें डर होता है कि एक खास वर्ग ऐसा है जो अदालतों के आदेश को मानता ही नहीं है, वो संविधान को मानता ही नहीं है, और वो जरूर बाहर निकलेगा और फिर हिंसा करेगा। भोजशाला के फैसले में अयोध्या के राम मंदिर के फैसले को भी आधार बनाया गया है। आपको याद होगा कि राम मंदिर के फैसले में भी लगभग 130 वर्षों तक कानूनी लड़ाई चली थी, और भोजशाला में 39 वर्षों के बाद आज ये फैसला आया है। इसलिए हमें लगता है कि ऐसे जो भी विवाद हैं, अब इनका फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में होना चाहिए, और ताकि जल्दी जल्दी ये सारे फैसले हो जाएं। जैसे काशी और मथुरा का जो मामला अभी भी अदालत में चल रहा है, इन पर भी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठनी चाहिए और जल्दी से जल्दी ये फैसले होने चाहिए। असल में देखिए, जितने भी इस प्रकार के फैसले हैं, जो धार्मिक मुद्दे हैं, मंदिर और मस्जिद के जो अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ का मुद्दा हो, चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा हो, चाहे भोजशाला का मुद्दा हो, इन पर बहुत राजनीति होती है। वर्षों वर्षों तक राजनीति होती चली जाती है, तुष्टीकरण की राजनीति होती है, और खास तौर पर जो मुस्लिम वर्ग है वहां पर बहुत सारे नेता उनकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं, और जितना लंबा ये केस चलता रहता है उतनी ही लंबी राजनीति भी चलती रहती है। लोगों को इनके नाम पर भड़काया जाता है, गलत इतिहास बताया जाता है, गलत तथ्य बताए जाते हैं, और असल में सेकुलरिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्ष अपने आप को दिखाने के नाम पर लोग अक्सर ये बातें करते हैं कि यहां पर हिंदुओं का भी अधिकार दे दो और मुसलमानों का भी अधिकार दे दो। जैसे पहले इस भोजशाला में भी यही व्यवस्था थी कि मंगलवार को हिंदू यहां पूजा कर सकते हैं और शुक्रवार को यहां पर जो मुसलमान हैं वो अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, जबकि यहां पर हिंदुओं का अधिकार है, जबकि ये वाकई एक मंदिर ही था। इसलिए अब ये सारी व्यवस्थाएं बंद होनी चाहिए। जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक करके जो बाकी के विवादित स्थल हैं उन पर भी फटाफट फैसला आ जाना चाहिए, ताकि इस देश के जो लोग हैं, खासतौर पर जो हिंदू हैं, उनके सामने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। जो मुसलमान भी हैं वो भी स्थिति को समझ जाएं। उन्हें भी ये बात समझनी होगी कि उन्हें गलत इतिहास, गलत तथ्य बताए गए हैं और इन मस्जिदों के नाम पर उन्हें भड़काया गया है। अब आपको आज की एक और बहुत बड़ी खबर दिखाते हैं, जिसमें जनता की समझदारी देखकर हमारे देश के विपक्षी नेता आज बड़े परेशान हो रहे होंगे। आज देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई हैं। 4 साल के बाद पहली बार भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। लेकिन आज जो नई बात देखने को मिली है वो ये कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद भी जनता ये बात अच्छी तरह से समझ रही है कि इस बार दाम बढ़ाना सरकार के लिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए आम जनता सरकार के पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने के फैसले से इस बार नाखुश नहीं है। वो सरकार को कोस नहीं रहे, वो सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है। अब तक विपक्षी पार्टियां, विपक्षी नेता तेल के दाम बढ़ते ही बड़े खुश हो जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब जनता सरकार से नाराज हो जाएगी, जनता सरकार को कोसेगी और हम जनता को भड़काएंगे। हम कहेंगे कि देखिए सरकार ने कैसे दाम बढ़ा दिए, अब आगे महंगाई हो जाएगी। और हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं वो बैठे बैठे दिन भर यही कामना करते रहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे हमारे देश के लोग परेशान हों, हमारे देश के लोगों को गुस्सा आए, और फिर वो हमारे देश के लोगों के इस गुस्से को, इस परेशानी को भड़काएं और फिर उसे भड़काकर एक दिन खुद सत्ता में आ जाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हालांकि हमारे देश में पहले जब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे जनता कुछ परेशान जरूर होती थी, लेकिन देखिए नई बात जो इस बार देखने को मिल रही है वो ये है कि आज जनता परेशान नहीं थी। आज बहुत सारे लोगों से मीडिया ने बात की है जो पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में अपने पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए गए थे, लेकिन आप ज़्यादातर लोगों को आज अगर आप सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि वो समझते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और वो देश के साथ हैं और सरकार के साथ खड़े हैं।
सो इंडिविजुअली डेफिनेटली अफेक्ट करता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे, वॉर चल रहा है, कहीं से पेट्रोल मिल नहीं रहा है, मिलना इतना मुश्किल हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, बैरल कॉस्ट इतना ज़्यादा हो रहा है क्रूड ऑयल का, इन सब चीज़ों को लेते हुए अगर 3 रुपये बढ़ भी रहा है, थोड़ा एज अ पब्लिक हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। ये बढ़ोतरी और ज़्यादा होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। हर कंपनियों को घाटा लग रहा है, और कैसे अभी ये युद्ध के चलते पूरा क्राइसिस हुआ है, इसको हम लोग कैसे सचेत होकर चलें, वो अच्छा लगेगा। सरकार कोई बनाता नहीं है तेल, ना हमारा इंडिया में बनता है, विश्व स्तर पर हाई है, तो हम लोग को थोड़ा बहुत तो सहन करना ही पड़ेगा, और ये देश के हित में है। देखिए, ये सकारात्मक मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है। लोग तो तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं मीडिया के ऊपर भी, लेकिन इस बार आप मीडिया का काम देखिए। मीडिया ने हमारे देश के लोगों को इस ईरान युद्ध के दौरान लगातार एजुकेट किया, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। हम लगातार आपको पिछले 2 महीने से बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं, विदेशों में क्या हो रहा है, दुनिया भर के देशों में और क्या क्या हो रहा है, वहाँ पर कितना पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ चुका है और भारत में अभी तक नहीं बढ़ा है। इसलिए देश के लोग इसके लिए पहले से ही तैयार थे, क्योंकि जानकारी उन्हें पूरी दे दी गई है। ईरान युद्ध के बाद से दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम 50% तक बढ़ चुके हैं, और इसकी वजह से हमारे देश की सरकारी तेल कंपनियों को हर रोज 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। रोज 1000 करोड़ मतलब हर महीने 30,000 करोड़ का नुकसान हमारे देश की तेल कंपनियों को हो रहा था, क्योंकि वो महंगे दाम पर ये पेट्रोल डीजल खरीद रहे थे और सस्ते दाम पर हमारे देश के लोगों को दे रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ दाम बढ़े ही नहीं थे। इसलिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना अब एक मजबूरी बन गया था। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम सिर्फ 3 रुपए बढ़ने के बावजूद अब भी तेल कंपनियों को कोई खास फायदा नहीं होने वाला। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक अभी तक तेल कंपनियों को पेट्रोल पर कम से कम 14 रुपए और डीजल पर 1 लीटर डीजल पर कम से कम 18 रुपए का घाटा हो रहा था। यानी 3 रुपए दाम बढ़ाने के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों को 1 लीटर पेट्रोल पर अब भी 11 रुपए और 1 लीटर डीजल पर अब भी 15 रुपए का नुकसान हो रहा है। अभी भी भारत में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले, दुनिया के बड़े बड़े देशों के मुकाबले सबसे कम तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। अगर मैं आपके सामने एक सूची रखूं, अमेरिका में ईरान युद्ध के बाद से तेल 45% बढ़ चुका है, कनाडा में 30% बढ़ चुका है, चीन और जर्मनी में 12% दाम बढ़ चुके हैं, ब्रिटेन और फ्रांस में 18% पेट्रोल और डीजल महंगा हो चुका है, जबकि भारत में आज लगभग सिर्फ 3.5% महंगा हुआ है। ये देखिए, दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं जिनसे तुलना आज हम भारत की करते हैं, यहां आप देखिए तेल के जो दाम बढ़े हैं, कितने परसेंट बढ़े हैं। सबसे ज्यादा तो अमेरिका में बढ़ा है, 45% दाम अमेरिका में बढ़ चुका है, आप सोचिए। और अमेरिका के मुकाबले हमारे यहां सिर्फ 3.5% दाम बढ़ा है, और ये तब जब हम 90% अपना पेट्रोल और डीजल और तेल दूसरे देशों से खरीदते हैं, तब भी सबसे कम दाम भारत में बढ़ा है। इसका मतलब है कि हमारे देश में अब भी सरकार महंगे तेल का ज्यादा बोझ जनता पर नहीं डाल रही है। सरकार जानती है कि पेट्रोल और डीजल के दाम अगर ज्यादा बढ़ा दिए तो देश में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, आम आदमी जो है वो महंगाई के बोझ के नीचे दबने लगेगा, और इसीलिए सरकार महंगे तेल का पूरा बोझ खुद उठा रही है। अब धीरे धीरे अलग अलग सरकारें, अलग अलग संस्थाएं जो हैं वो पेट्रोल और डीजल बचाने की कोशिशों में लग गए हैं। जैसे मैं आपको आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ नए फैसले किए हैं, जैसे सोमवार, शुक्रवार और गर्मी की छुट्टियों के दौरान सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जज अब कारपूल के जरिए अदालत जाएंगे, यानी कई सारे जज एक गाड़ी में बैठेंगे, अब अलग अलग गाड़ियों में नहीं जाएंगे। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के 50% कर्मचारी यानी आधे कर्मचारी हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे, घर से काम करेंगे। तो ये धीरे धीरे आपने देखा होगा, कल दिल्ली की सरकार ने नए कदम उठा दिए थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए कदम उठाए हैं, और धीरे धीरे देश भर की जो राज्य सरकारें हैं वो नए कदम उठा रही हैं। और मकसद सिर्फ ये है कि हमें हर कीमत पर बचत करनी है, हर कीमत पर हमें पेट्रोल और डीजल बचाना है। जहां जहां जरूरी नहीं है वहां पर आप इस तेल को बचाने की कोशिश कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी बचत अभियान को लेकर कितने ज्यादा गंभीर हैं, अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। आज सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी यूएई के लिए रवाना हुए और प्रधानमंत्री मोदी आज जब हवाई अड्डे पर पहुंचे तो सिर्फ 2 गाड़ियों का कॉन्वॉय उनके साथ एयरपोर्ट पहुंचा था। ये देखिए, आज तो उनकी रेंज रोवर भी नहीं थी, आज वो एक टोयोटा फॉर्च्यूनर में बैठकर हवाई अड्डे तक पहुंचे हैं और उसके बाद वो यूएई की यात्रा पर रवाना हो गए। तस्वीरें आप देखिए। दिखाई थी जब प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है दिल्ली में, वो सिर्फ 2 गाड़ियों का काफिला था, उसमें ये 2 गाड़ियां जा रही थीं। और आज भी आपने देखा होगा कि जब वो हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं तो आज भी 2 ही गाड़ियां थीं। आज तो वो टोयोटा फॉर्च्यूनर में बैठकर गए हैं। अब हम भारत की एक ऐसी आर्थिक सोच को डिकोड करेंगे जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी के बीच एक पेंडुलम की तरह झूलती रहती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधन जैसे उद्योग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इंफ्रास्ट्रक्चर और जमीन का मालिकाना हक किसी व्यक्ति के पास, उद्योगपति के पास या प्राइवेट कंपनियों के पास होता है। इसमें हर काम आर्थिक फायदे के लिए किया जाता है, मुनाफे के लिए किया जाता है। सब कुछ बाजार तय करता है, हर चीज में एक डील देखी जाती है। आपने देखा होगा जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर जगह जाते हैं और वो सिर्फ डील करना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं सिर्फ डील में विश्वास करता हूं, मेरे साथ डील कीजिए, यानी बिजनेस कीजिए। इसको कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसीलिए इस अर्थव्यवस्था को बाजारवाद भी कहा जाता है। अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं सिर्फ धंधे की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, फायदे की बात करते हैं, डील की बात करते हैं। और ऐसी इकोनॉमीज में सब कुछ बाजार तय करता है। इसे मार्केट फोर्सेस कहते हैं। हर चीज मार्केट फोर्सेस अपने आप तय कर देती है। आप कहां रहेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मकान कहां खरीदेंगे, ये सब मार्केट फोर्सेस अपने आप तय करती हैं। इकोनॉमी को मार्केट फोर्सेस के हवाले छोड़ दिया जाता है। जबकि दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार या फिर पूरे समाज का नियंत्रण और अधिकार होता है। आपने अक्सर ये शब्द हमारे यहाँ सुना होगा, समाजवाद। हमारे यहाँ एक समाजवादी पार्टी भी है। हमारे यहाँ विपक्ष में कुछ नेता ऐसे रहे हैं इससे पहले जो अपने आप को समाजवादी कहा करते थे। समाजवादी का मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज का ही मालिकाना हक है, सब कुछ समाज के पास है और वो बराबरी में बटेगा सबके पास। इसमें मुनाफा कमाने की बजाय, प्रॉफिट की बजाय आम जनता की जरूरतों के मुताबिक संसाधनों का बंटवारा बराबर किया जाता है लोगों के बीच में। यानी जो भी संसाधन है देश के, उस पर लोगों का अधिकार है। दुनिया में इस समय पूरी तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी वाला असल में तो कोई भी देश नहीं बचा है, लेकिन क्यूबा और नॉर्थ कोरिया आज भी अपने आप को सोशलिस्ट देश होने का दावा करते हैं। लेकिन भारत क्या है? भारत की राजनीति में आप समाजवाद को भी बार बार सुनते रहते हैं। बहुत सारे नेता अपने आप को समाजवादी भी बताते हैं। और भारत की राजनीति में आप बाजारवाद के बारे में भी सुनते रहते हैं, लिबरलाइजेशन के बारे में भी सुनते रहते हैं। जब हमने अपना पूरा बाजार खोल दिया था तो भारत कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों अर्थव्यवस्थाओं का एक मिश्रित रूप है। हम जहां हमें फायदा होता है तो कैपिटलिस्ट बन जाते हैं, जहां फायदा होता है तो सोशलिस्ट बन जाते हैं। जब अधिकार मांगने की बारी आती है तो हम सोशलिस्ट बन जाते हैं। इसीलिए हमारे देश में लोगों की आर्थिक सोच अक्सर मौके के हिसाब से बदलती रहती है। हमारे देश में एक तरफ लोग चाहते हैं कि सरकार उन्हें सस्ती बिजली दे, मुफ्त राशन दे, सब्सिडी दे, सस्ते गैस सिलेंडर उन्हें मिलने चाहिए, उन्हें रोजगार देने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो सरकार की होनी चाहिए, चाहे उनके पास क्वालिफिकेशन हो या ना हो। उन्हें इलाज मुफ्त मिलना चाहिए, अगर कोई समस्या आ गई है तो उन्हें मुफ्त सहायता मिलनी चाहिए। ये सारी सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। यानी लोग चाहते हैं कि सरकार उनकी आर्थिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उठाए। ये सोच समाजवादी व्यवस्था से आती है। लेकिन दूसरी तरफ यही लोग दुनिया के सबसे महंगे महंगे मोबाइल फोन भी खरीदना चाहते हैं,
बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स खरीदना चाहते हैं, विदेशी ब्रांड्स के कपड़े पहनना चाहते हैं, जूते पहनना चाहते हैं, अपना लाइफस्टाइल शानदार बनाना चाहते हैं और प्राइवेट कंपनियों की बेहतरीन सेवाएं भी ये लोग चाहते हैं। बड़े बड़े मकानों में भी रहना चाहते हैं, आधुनिक सुविधाएं भी चाहते हैं, दोनों चीज़ें चाहते हैं। हमें लेटेस्ट फैसिलिटी भी चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी चाहिए, हमें 2 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन भी चाहिए और हमें सब्सिडी भी चाहिए। लोग चाहते हैं कि बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प हों, ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार में कंपटीशन हो, ताकि उन्हें सस्ती और बेहतर सुविधाएं मिलें। इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं तो खूब सारे आएँ, ताकि दाम घट जाएं और उन्हें जो बेहतर टेक्नोलॉजी है वो सस्ती मिले। ये जो सोच है ये पूंजीवादी व्यवस्था की सोच है और यही वजह है कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह न तो पूंजीवादी है और न ही पूरी तरह समाजवादी है। लेकिन इस सोच का कई बार हमें नुकसान होता है। जब लोग हर चीज़ में सरकारी सब्सिडी और मुफ्त सुविधाओं की उम्मीद रखते हैं तो सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ता है। इससे टैक्स का दबाव बढ़ता है, क्योंकि लोग टैक्स नहीं देना चाहते लेकिन सुविधाएं सारी लेना चाहते हैं और विकास की योजनाओं के लिए कई बार सरकार के पास पैसे की कमी हो जाती है। इसके अलावा लोग प्राइवेट कंपनियों से वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ तो चाहते हैं, लेकिन कई बार प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा आज़ादी देने पर अमीरी और गरीबी के नाम पर हमारे देश में विरोध प्रदर्शन भी होते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जब कोई तेल संकट आता है तो सरकार तुरंत पेट्रोल और डीजल के दाम उसी दिन बढ़ा देती है और सरकार साफ अपना पल्ला झाड़ लेती है, जैसे अमेरिका में हुआ। वहाँ पर आप देख लीजिए लगभग 50% दाम वो बढ़ा चुके हैं, 45%, और वहाँ की सरकार ने कह दिया कि बाज़ार में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल का जो दाम है वो इतना बढ़ चुका है, अब अगर आपको तेल चाहिए तो आपको ये दाम देना होगा। अगर आप ले सकते हैं तो लीजिए, नहीं ले सकते तो अपनी गाड़ी चलाना बंद कर दीजिए। वहाँ की सोच ये है। हमारे देश में भी ऐसा किया जा सकता है। पेट्रोल और डीजल के दाम अब तेल कंपनियां कच्चे तेल की कीमतों के हिसाब से खुद तय करती हैं, लेकिन जब भी ऐसा कोई संकट आया है तो मोदी सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए तेल की कीमतें बढ़ने नहीं दी। इस बार भी हमने 2 महीने तक इंतजार किया, तेल की कीमतें बिल्कुल नहीं बढ़ी। इसीलिए वर्ष 2022 में यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद से तेल के दाम बढ़ाए नहीं गए। इस समय प्रधानमंत्री मोदी लोगों से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि वो अपनी इच्छा से गाड़ियों का इस्तेमाल कम कर दें, अपनी इच्छा से वो वर्क फ्रॉम होम करें, अपनी इच्छा से वो सोना खरीदना कम कर दें, जहां जहां से भी बचत हो सकती है स्वेच्छा से वो ये काम करें, ये अपील कर रहे हैं। अब अगर ऐसा होता है तो इससे पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी और देश की सरकारी तेल कंपनियों को होने वाला नुकसान भी कम हो जाएगा। लेकिन इसमें आप ये भी देखिए कि अगर कोई और देश होता जिसको कि हम कहते हैं कि जहां बाजारवाद पूरी तरह से कंट्रोल में होता है, अमेरिका जैसे देश में, वहां वो क्या करते हैं? अगर वो चाहते हैं कि लोग कुछ सामान कम खरीदें, अपना कंजम्पशन कम करें, तो वो अपील नहीं करते कि आप स्वेच्छा से ये करिए, वो सीधे दाम बढ़ा देते हैं। वो चाहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को इतना महंगा कर देंगे कि लोग अपने आप ही उसे खरीदना बंद कर देंगे। जिसके पास उतनी हैसियत है वो खरीदेगा, जिसके पास जेब में उतना पैसा नहीं है वो अपने आप ही नहीं खरीदेगा। तो अगर आप पश्चिमी देशों की इस अर्थव्यवस्था को समझें तो वहां पर पूरी तरीके से बाजारवाद है। मार्केट फोर्सेस ये तय करती हैं कि आप क्या खरीदेंगे, क्या नहीं खरीदेंगे। आप खुद जानते हैं आपकी जेब में कितना पैसा है, आपकी कितनी हैसियत है, और अगर वो चाहते हैं कि आप कोई चीज़ ना खरीदें तुरंत उसके दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे देश में बिल्कुल अलग व्यवस्था है। अब जल्दी से आपको प्रधानमंत्री मोदी के आज के यूएई के दौरे की सबसे बड़ी और शानदार तस्वीर दिखाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का विमान एयर इंडिया 1 जैसे ही यूएई के एयर स्पेस में पहुंचा तो यूएई के F-16 फाइटर जेट्स ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया। यह प्रधानमंत्री मोदी के प्रति यूएई का सम्मान आप मान लीजिए, ये उनके सम्मान का एक प्रतीक है और ये सुरक्षा का भी प्रतीक है। आमतौर पर कोई भी देश दूसरे देशों के प्रमुख को खास मौके पर इस तरह का सम्मान कई बार देता है जब दोनों देशों के संबंध बड़े करीबी होते हैं। F-16 फाइटर जेट्स यूएई की वायुसेना के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है और इसने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान भी दिया और उनकी सुरक्षा के लिए भी साथ साथ उड़ान भरी। और यह वही क्षेत्र है जहां कुछ समय पहले तक इतना बड़ा ईरान युद्ध चल रहा था और अब भी वहां के हालात बहुत अच्छे नहीं है। ये तस्वीर भारत और यूएई की आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी का सबसे बड़ा सबूत है। ये प्रधानमंत्री मोदी का जो रसूख है, प्रधानमंत्री मोदी की जो दोस्ती है यूएई के किंग के साथ, ये
उसका सबसे बड़ा सबूत है। और देखिए, अबू धाबी के एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने खुद प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की निंदा की और कहा कि युद्ध के समय यूएई ने जिस तरह संयम के साथ हालात को संभाला है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने हॉर्मुज में नाकेबंदी और समुद्री जहाजों पर हमले की भी वहां पर जाकर निंदा की है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। हॉर्मुज संकट के बीच भारत और यूएई में इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी एनर्जी डील हुई है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये डील क्या है, देखिए। यूएई अब भारत को पहले से कहीं ज्यादा एलपीजी यानी रसोई गैस की सप्लाई करेगा। इस समय यूएई भारत की एलपीजी जरूरत का लगभग 40% पूरा करता है। इसके अलावा यूएई भारत में गैस रिजर्व्स बनाने में भी हमारी मदद करेगा। भारत और यूएई के बीच स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का भी एक समझौता हुआ है। अब भारत के पेट्रोलियम स्टोरेज में यूएई अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 3 करोड़ बैरल तक करेगा। इससे पहले 2017 में यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को लगभग 58 लाख बैरल तेल रखने की अनुमति दी गई थी। इसे ऐसे समझिए जैसे घर में लोग आपातकाल के लिए, बुरे समय के लिए अपना एक राशन जमा करके रखते हैं, जो वो सोचते हैं कि जब कोई ख़राब समय आएगा तब ये राशन काम आ सकता है, आप अपनी बचत करके रखते हैं। उसी तरह से भारत के पेट्रोलियम स्टोरेज में पहले से ही अब तेल रखा जाएगा और अब उस तेल की जो संख्या वो बढ़ा दी जाएगी। युद्ध या किसी भी संकट की स्थिति में भारत पेट्रोल के तेल के इस भंडार का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे इस बार ईरान युद्ध के बाद हॉर्मुज का रास्ता बंद हो गया। अगर भविष्य में ऐसा कोई और संकट आया तो इस तरह के पेट्रोलियम स्टोरेज जो हैं वो एक बैकअप की तरह काम आएंगे। इन समझौतों से भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बहुत मजबूत किया है। सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक से यूएई के बाहर आने के बाद ये उसकी सबसे बड़ी एनर्जी डील है और अब वो भारत के साथ स्वतंत्र रूप से तेल और गैस का व्यापार कर सकता है। ये यूएई के लिए भी अच्छा है और ये भारत के लिए भी एक बहुत अच्छा कदम है। प्रधानमंत्री मोदी की ये 8वीं यूएई की यात्रा थी और इस बार उनका ये दौरा सिर्फ 5 घंटे का था, लेकिन इतने कम समय में ही एनर्जी के साथ साथ बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस के मामले में बड़े बड़े समझौते हुए। यूएई की कंपनियां भारत में लगभग 48,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी और यूएई की यात्रा के साथ ही आज से प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा शुरू हो गई है। यूएई के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब द नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाने वाले हैं और जब वो वहां जाएंगे तो वहां का भी पूरा विश्लेषण आपको डिकोड में देखने को मिलेगा। अब आपके साथ एक भावुक क्षण और एक अच्छी खबर मैं शेयर करना चाहता हूं। डिकोड को आज 1 साल पूरा हो गया है और आज हम इस शो की कामयाबी के लिए आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। सिर्फ 1 वर्ष में डिकोड को 140 करोड़ डिजिटल व्यूज मिले हैं। ये हमारे टोटल डिजिटल व्यूज हैं। ये व्यूज भारत की कुल जनसंख्या के बराबर हैं। इस हिसाब से डिकोड को पूरे वर्ष हर दिन औसतन 38 लाख व्यूज मिले हैं। हमारे और आपके इस रिश्ते की शुरुआत पिछले साल 15 मई को देश के राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर हुई थी, जिसके माध्यम से हम देश के हर गांव और हर शहर तक पहुंच गए। आपका मनपसंद शो डिकोड खबरों की दुनिया में एक क्रांति लेकर आया और पूरी दुनिया में अगर आप देखें, चैट जीपीटी को 90 करोड़ यूजर्स बनाने में 3.5 साल लगे, लेकिन डिकोड सिर्फ 1 साल में ही 140 करोड़ व्यूज तक पहुंच गया। भारत में यूट्यूब को लगभग 51 करोड़ यूजर्स बनाने में 18 साल लगे, जबकि सिर्फ 1 साल में डिकोड के व्यूज इससे ज्यादा हो चुके हैं। मशहूर फिल्म धुरंधर पार्ट 1 को
नेटफ्लिक्स पर 3 करोड़ लोग अब तक देख चुके हैं। इसलिए आप डिकोड को न्यूज शोज का, न्यूज की दुनिया का धुरंधर भी कह सकते हैं। आज खबरों का पूरा बाजार काफी हद तक सोशल मीडिया के एल्गोरिथम से संचालित होता है। सोशल मीडिया पर क्या वायरल है, सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड चल रहा है, आमतौर पर खबरों का चयन इसी आधार पर होता है। लेकिन हम इसे तोड़ना चाहते थे। हम चाहते थे कि हम वो खबरें आपको दिखाएं जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, और वो भी एक अलग शैली में, सरलता के साथ, ताकि भारत के हर दर्शक को ये सारी खबरें अच्छे से समझ में आ सकें। डिकोड की सफलता से ये पता चलता है कि लोगों को खबरों की स्पीड नहीं बल्कि समझ चाहिए। आज से ठीक 1 साल पहले 15 मई 2025 को मैंने यहीं पर खड़े होकर डिकोड का पहला एपिसोड आपके सामने पेश किया था। उस दिन मैं भी नहीं जानता था कि डिकोड का क्या भविष्य होगा, आप लोगों को कितना पसंद आएगा, आप कितना प्यार देंगे, कितना विश्वास देंगे। लेकिन जब मैं इस 1 साल की यात्रा को पीछे मुड़कर देखता हूं तो काफ़ी भावुक हो जाता हूं, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि दूरदर्शन पर डिकोड जैसे शो की सफलता जो है उसका चांस बहुत ही कम है। बहुत सारे लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था और कहा था कि इस बार आपको वो सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन इन तमाम आलोचनाओं के बावजूद डिकोड आज इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हम अपने इरादे से पीछे नहीं हटे, क्योंकि हमें देश के करोड़ों दर्शकों पर, आप सब पर भरोसा था, और आज वही भरोसा डिकोड की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। आज जब मैं यहां पर खड़ा हूं तो आपको डिकोड के पहले एपिसोड का एक छोटा सा अंश में दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको भी याद आए फ्लैशबैक में जाकर कि उस दिन क्या हुआ था। 15 मई 2025 का दिन, आज ही के दिन जब मैं यहां खड़ा था और मैंने डिकोड आपके सामने प्रस्तुत किया था। इस नए शो का नाम है डिकोड। यह भारत के दिल को समझने की एक यात्रा है। यह सिर्फ एक शो नहीं है, यह आपसे एक वादा है। हर खबर की गहराई में उतरने का वादा, कठिन खबरों को सुलझाने का वादा, और उन कहानियों को आपके सामने लाने का वादा जो हमारे देश की आत्मा को गढ़ती हैं। हमारे किसानों के खेतों से लेकर युवाओं के सपनों तक, हमारे जवानों की कुर्बानियों से लेकर नए भारत के सपने तक, हम सब कुछ आपके लिए डिकोड करेंगे। एक दौर था, एक जमाना था जब दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले समाचारों का इंतजार पूरा देश करता था, और दूरदर्शन के समाचारों की सबसे बड़ी ताकत है उसका भरोसा और उसकी विश्वसनीयता। दूरदर्शन भारत के घर घर में इस तरह पहुंचा कि आज भी यह आपके परिवार का सबसे पुराना साथी है, सबसे पुराना सदस्य है। और अब मैं भी इस परिवार में शामिल हो रहा हूं। आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि हमने अपने इस नए शो का नाम डिकोड ही क्यों रखा। तो हर कहानी का एक सच होता है, हर सच की एक आवाज होती है, और हर आवाज को एक मंच चाहिए। इस मंच से हम एक साथ सोचेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भारत की कहानी आपकी कहानी है। और हमारा आपसे वादा है कि इस शो में डिकोड की गई खबरों की विश्वसनीयता पूरी होगी, और उनका सबसे बड़ा विश्लेषण भी आपके लिए होगा। इसलिए आज से डीडी न्यूज के इस सफर में डिकोड के साथ अपनी यात्रा शुरू करने के लिए आप तैयार हो जाइए, और मेरे साथ सच को डिकोड कीजिए, और हम हर रोज आपके साथ खबरों को सुलझाएंगे। और मैं आज उम्मीद करता हूं कि इस 1 साल में हम आपकी उम्मीदों पर जरूर खरे उतरे होंगे। आज इंटरनेशनल फैमिली डे है, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, और डिकोड भारत का एकमात्र फैमिली न्यूज शो है। एक समय था जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे, बात करते थे और टीवी भी देखते थे। तब खाना सिर्फ पेट भरने का माध्यम नहीं होता था, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने का एक अवसर होता था। लेकिन अब ये परंपरा खत्म हो रही है। अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1960 के दशक में अमेरिका में लगभग 85% परिवार हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक साथ खाना खाते थे, लेकिन 2019 तक ये संख्या घटकर 23% रह गई। इसलिए अमेरिका में परिवार टूट रहे हैं। ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आज लगभग 42% भारत के परिवार हर दिन एक साथ बैठकर खाना नहीं खाते हैं, और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि परिवार के साथ खाना खाना बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए जरूरी है। इससे परिवारों के बीच आत्मीयता बढ़ती है,
परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव जो है आपका वो मजबूत होता है। और इसलिए हम डिकोड में पूरे परिवार के लिए खबरें लेकर आते हैं। डिकोड आपके स्वास्थ्य की बात करता है जिससे आपका परिवार स्वस्थ रहे, बचत की बात करता है ताकि आपका घर आर्थिक रूप से मजबूत बने, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, रोजगार और सामाजिक मुद्दों की बात करता है ताकि आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेहतर हो सके। आज इंटरनेशनल फैमिली डे के मौके पर एक छोटी सी अपील मैं आपसे करना चाहता हूं। हर दिन कम से कम एक बार अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना जरूर खाएं, क्योंकि साथ बैठकर खाना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि परिवार को जोड़कर रखने की सबसे बड़ी ताकत है। हमारा यानी डिकोड का परिवार आप सभी हैं। और अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि डिकोड के बारे में। जब आप सड़कों पर जाते हैं, देश के आम आदमी से मिलते हैं, जनता से मिलते हैं, तो एक साल के अंदर ही हमारे देश के आम आदमी के साथ, हमारे देश के आम लोगों के साथ हमारा कैसा रिश्ता जुड़ा है और वो हमें किस प्रकार से आंकते हैं। सुधीर चौधरी के लोकप्रिय शो डिकोड ने आज अपना 1 साल पूरा कर लिया है। इस 1 साल में हमने देश के कई मुद्दों को डिकोड किया, कई सच सामने लाए और कई सवाल उठाए। डिकोड के हर सच के साथ आपका प्यार और विश्वास हमारे लिए बढ़ता गया। अब वक्त है आपके बीच आकर आपकी आवाज़ सुनने की। इस 1 साल के सफ़र में आपको डिकोड का कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगा, कौन सा एपिसोड आपके दिल को छू गया और डिकोड में आप क्या फीडबैक देना चाहते हैं। Such a lovely, such an informed guy. He simplifies all news in such a simple way. He's cutting into a lot of beats now, like social issues, teenage issues, health issues. I suppose he's to be on ZTV if I'm right. He got shifted to DD. Absolutely a great guy. No noise, nothing. Absolutely soft-spoken, to the point. I really wish him all the best. हर चीज़ को अच्छे से तोड़ के बताते हैं कि क्या इस न्यूज़ में क्या अच्छा है, क्या बुरा है वगैरह। तो सब बस, और हमारे घर के लोग भी उनके बहुत बड़े फैन हैं। हम बचपन से उनको देखते हुए आ रहे हैं और हमारे घर में सभी लोग उनको पसंद करते हैं। उनका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन या जिस वे में वो हमें सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स से इजी कर देते हैं। और जैसे कि उनका इतना अच्छा वर्क हिस्ट्री रहा है। डिकोड एक सिर्फ टीवी शो को नहीं, वो डिजिटल ऑडियंस को अट्रैक्ट किया। जैसे कि उनका जो डिकोड प्रोग्राम जब से चालू हुआ, बहुत इम्पैक्टफुल उनकी न्यूज़ और प्रेजेंटेशन स्टाइल उनका बहुत यूनिक है। और एंकर्स की तरह से वो चिल्ला के न्यूज़ नहीं बोलते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे उनकी न्यूज़ देखना। मैं डेली रात में अपने दादाजी के साथ 9 बजे डीडी न्यूज़ देखती हूँ। काफ़ी चीज़ें सीखने मिलती है, दुनिया भर में क्या चल रहा है, क्या नई जानकारी मिलती है। सो आई लव डीडी न्यूज़। सुधीर चौधरी जो कि बहुत ही अभी इस टाइम पे फेमस एंकर है इंडिया में, और वो पहले जी न्यूज़ में थे, फिर आज तक में आए और अभी डिकोड। और उनके आने से जो अभी देखा है हाल फिलहाल में हमने, डीडी न्यूज़ की जो व्यूवरशिप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उनका जो एनालिसिस है देश को लेके वो बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही नेशनलिस्ट पत्रकार है, वो जर्नलिस्ट हैं जो मेन मुद्दे की बात करते हैं, सीधे और साफ सपाट बोलते हैं। और जो पार्टी देखा जाता है, जो पार्टी सत्ता में है उसका एक प्रभाव तो देखा जाता है रिपोर्टर पे, जो कि देखने को मिल रहा है। लेकिन इनकी एक बात है, ये बहुत ही डीपली रिसर्च करके और आम जनता तक पहुंचाते हैं। और नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट में उनकी व्यूवरशिप है। मेरी फैमिली के सारे जितने भी मेंबर है वो उसका इंतज़ार करते हैं बहुत देखने का, और सब उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। और जिस तरह से वे न्यूज़ को सिंपलीफाई वे में दिखाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है मेरे फैमिली के हर एक मेंबर को। वो जिस तरीके से न्यूज़ को बताते हैं, द वे ही स्पीक्स, द वे ही एक्सप्लेन एवरीथिंग इज़ टू गुड। लाइक हम जेंजी के लिए भी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है न्यूज़ देखना, उनका सब कुछ। माय फादर ही इज़ अ बिग फ़ैन ऑफ हिम। We all like watches him, listen to him, everything. He's too good, really. बात करने का जो तर्ज है और तरीका है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत सॉफ्टली वो बात करते हैं, धीमी आवाज़ में बात करते हैं, और जिस तरीके से नौजवानों के यूथ के मुद्दे और हेल्थ के मुद्दे उठाते हैं वो काफ़ी अच्छा होता है। जब भी खाना खाने के लिए मैं बैठता हूँ, 9 बजे उनका शो आता है। मतलब वो बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब यूथ को लेके सारी चीज़ें, न्यूज़ वगैरह बहुत अच्छी तरीके से वो समझाते हैं। उनके समझाने का तरीका जो है वो ऐसा है कि मतलब मन ही नहीं करता कि उनकी न्यूज़ कोई ना देखे। मतलब उनकी विचारधारा जो होती है सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, जो भी चीज़ें आसपास हमारी चल रही है, तो वो चीज़ देख के ना कोई भी इंस्पायर हो जाएगा। मतलब उनका ये जो तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। We love DD News, we love डिकोड, we love सुधीर चौधरी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
ये 1 साल की जो यात्रा थी आपके साथ शानदार रही। आपने बहुत प्यार दिया, आपने अपना पूरा विश्वास दिया और उम्मीद करते हैं कि एक परिवार के साथ, एक परिवार की तरह हम और आप ऐसे ही लगातार हमारा रिश्ता ये मजबूत होता चला जाएगा। एक और नया प्रयोग हमने शुरू किया, आपने देखा होगा, जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ आता रहता है। अब हम आपको ये लाइव बताते रहते हैं डेटा के थ्रू कि इस समय आज के एपिसोड को कितने व्यूज़ मिले हैं। जैसे इस समय अगर आप देखेंगे तो 5.5 मिलियन व्यूज़ अभी तक हो चुके हैं, 55 लाख व्यूज़ अभी तक इस एपिसोड के हो चुके हैं, जो ये बताता है कि भारत के लोग हमें कितना प्यार करते हैं, हमारे ऊपर कितना विश्वास करते हैं और ये जो परिवार है और हमारा और आपका, ये कितना मजबूत होता जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जो नीट की परीक्षा देने वाले हमारे दोस्त हैं, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनके लिए 2 बहुत अच्छी खबरें हमारे पास हैं, लेकिन ब्रेक के बाद उन्हें बताएंगे। विकसित भारत का विकसित भारत। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। रुक जाओ, ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। अरे कब से समझा रही हूँ, फिर भी आशीर्वाद की क्वालिटी है हाय, फिर मेरा बजट है टाइट। अरे बैग के बाहर QR कोड स्कैन करो, बैग के अंदर यूनिक कोड पाओ और 80 रुपए का कैश बैग ले जाओ। आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा, कैश बैग और क्वालिटी का वादा लिख के ले लो। टेबल के ऊपर तो जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। विकसित भारत का विकसित भारत। अब आखिर में आपको नीट की परीक्षा के बारे में आज का अपडेट बताते हैं। इस साल नीट यूजी की दोबारा परीक्षा अब 21 जून को होगी। आप तिथि याद कर लीजिए। नीट की जो परीक्षा है, जो अभी थोड़े दिन पहले रद्द हो गई थी, अब वो दोबारा होगी और ये जो परीक्षा होगी ये 21 जून को होगी। हमारे जो यंग दोस्त हैं, जो छात्र हैं, जो नीट की परीक्षा देने वाले लोग हैं, वो इस डेट को याद रख लें। ये परीक्षा क्वेश्चन पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई थी, जैसा आपको पता है, और ये जो दोबारा एग्जाम किया जाएगा, इसके लिए छात्रों को अब दोबारा कोई फीस नहीं देनी। इस बार छात्रों को 15 मिनट ज़्यादा समय मिलेगा। साथ ही छात्र अपनी पसंद से अपने सेंटर भी, एग्जामिनेशन सेंटर भी आप खुद चुन पाएंगे। इस साल 23 लाख छात्रों ने यह परीक्षा दी थी और छात्रों के लिए दूसरी अच्छी खबर यह है कि अगले साल से नीट की परीक्षा अब ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन होगी। 13 मई को हमने जब नीट पेपर लीक खबर का विश्लेषण किया था तो उस समय हमने भी ये सुझाव दिया था कि इस परीक्षा को ऑनलाइन होना चाहिए। अब पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ऑनलाइन परीक्षा का जो फैसला लिया गया है, ये एक बहुत अच्छा फैसला है। तो इस पेपर लीक के मामले में सीबीआई ने आज पुणे से केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर PB कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया है और इसी व्यक्ति को इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। यह आरोपी कॉलेज में लेक्चरर है और NTA की तरफ से परीक्षा की प्रक्रिया में यह शामिल था। सोचिए, इसकी यह जिम्मेदारी थी, जो परीक्षा आयोजित होती है नीट की, उस प्रक्रिया में यह शामिल था और ये महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। समस्या देखिए वही है कि जिन लोगों को हम इस पूरी प्रक्रिया में शामिल करते हैं, वही लोग बेईमान निकल आते हैं, वही लोग लालची निकल आते हैं। अब आप जब किसी प्रिंटिंग प्रेस से इस पेपर को छपवाते हैं, जब इस पेपर को अलग अलग हज़ारों एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाया जाता है, जिन लोगों पर जिम्मेदारी है कि वो इस पेपर को आयोजित करेंगे, ये पेपर जो होता है क्वेश्चन पेपर, न जाने कितने हाथों से गुजरता है
और बीच में कोई भी अगर बेईमान निकल आए, लालची आदमी निकल आए, तो फिर ये होता है। तो सोचिए, जो कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, जिन्हें ये एग्जामिनेशन पूरी ईमानदारी से करवाना चाहिए था, वही बेईमान निकल आए और वही जो हैं लालची निकल आए। केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं और ये इस क्वेश्चन पेपर को लीक कर रहे थे। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आपने नहीं खाई ठोकरें सफर में, तो मंजिल की अहमियत कैसे जानेंगे? और अगर नहीं टकराए गलत से, तो सही को कैसे पहचानेंगे? नमस्कार। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग।